हाय गाइस, आज हम चैप्टर द इंटरव्यू के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ने वाले हैं जिसमें हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं और अभी भी आने के चांसेस हैं वो पढ़ने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। हाउ हैव इंटरव्यूज बिकम अ कॉमन प्लेस ऑफ जर्नलिज्म, यानी इंटरव्यूज जो है गाइस वो जर्नलिज्म का एक मेन टॉपिक, मेन कॉन्सेप्ट क्यों बन गए, देखते हैं। The interview has become a common place of journalism. Several thousand celebrities have been interviewed over the years. मतलब इतने सारे हर साल celebrities का काफी इंटरव्यू होते हैं. It is a great medium of communication. काफी अच्छा मीडियम है कम्युनिकेशन का. आपके सामने कोई इंटरेक्ट कर रहा है, आपसे बैठ के क्वेश्चंस पूछ रहा है, तो एक अच्छा तरीका है. We get the vivid impression of the celebrities through interviews. Guys, हम लोगों को अलाउड नहीं है कि हम किसी सेलिब्रिटीज की लाइफ में जाके पूछे उनसे या कुछ भी हो, तो हम लोगों को उन सेलिब्रिटीज का इंप्रेशन किसके थ्रू मिलता है गाइस? इंटरव्यूज के थ्रू ही हमें सब कुछ पता चलता है. द इंटरव्यूअर होल्ड्स अ पोजीशन ऑफ पावर एंड इन्फ्लुएंसर. अब यहाँ पे इंटरव्यूअर की बात हो रही है, यानी जो इंटरव्यू लेता है उसके पास एक पावर होती है एंड वो एक इन्फ्लुएंसर है, क्योंकि वो ही क्या करता है, सामने वाले का इंप्रेशन बनाता है और बिगाड़ भी सकता है. एक एग्जांपल है आपके सामने नायक मूवी का गाइस. किस तरीके से अनिल कपूर और अमरीश पुरी का इंटरव्यू हुआ था और अनिल कपूर ने कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछे थे जिसकी वजह से अमरीश पुरी की इमेज की क्यों चलिए गाइस, हो गई थी जोक्स अपार्ट. Everything reaches us in the simplest and true form when one asks questions and another answers. मैंने आपको ये समझाया, आप दो जने बैठे हैं, आप कुछ क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, सामने वाला आपको आंसर समझा रहा है, तो एक सिंपलेस्ट वे है कि आपको चीजें आराम से समझ में आ जाती हैं. Why do some celebrities despise the interview as unwarranted intrusion into their lives? यानी गाइस कुछ सेलिब्रिटीज क्या समझते हैं, इंटरव्यू क्या है, वो बेमतलब में हमारी लाइफ में दखल देने वाली चीज है, ऐसा उसको समझते हैं. चलिए, डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट ओपिनियंस अबाउट इंटरव्यू. जो अलग अलग लोग हैं उनकी अलग अलग ओपिनियंस हैं इंटरव्यू को लेके. सम फील्स इंटरव्यू एज एन अनवारंटेड इंट्रूजन इन देयर लाइव्स. कुछ लोग क्या समझते हैं, फालतू में हमारी लाइफ में दखल देने वाली चीज है क्या, इंटरव्यू. VS Naipaul feels that during an interview a person loses a part of himself. VS Naipaul जो है उनको ऐसा लगता है कि एक पर्सन का जिसका इंटरव्यू होता है वो क्या करता है, कुछ पार्ट अपना लॉस कर देता है इंटरव्यू की वजह से, क्योंकि उससे कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो वो नहीं बताना चाहता. Lewis Carroll considered it immoral and an offense against the person. तो लुइस कैरोल जो है उनकी भी कुछ ऐसी ही मानने वाली बात है कि ये क्या है, एक ऑफेंस है जो पर्सन वहां पे इंटरव्यू दे रहा है उसके अगेंस्ट में, कि आप उससे कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हो और उसको वहां पे जवाब देना पड़ेगा. H.G. Wells calls it an ordeal. Ordeal means एक बुरा एक्सपीरियंस बोलते हैं. H.G. Wells Seol below describes interview as thumbprints on his windpipe. यानी उस दिन की जो यादें हैं कुछ वो अभी भी उनके विंड पाइप पे, यानी उन्होंने कुछ ऐसे क्वेश्चंस के आंसर दिए थे जो अभी भी थंबप्रिंट्स जम गए हैं, उनकी यादों में वो चीजें रह गई हैं. चलिए चलिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड. डू यू थिंक अम्बैटो इको लाइक्स बीन इंटरव्यूड? गिव अ रीजन आंसर. यानी अम्बैटो इको जो है इस चैप्टर में मेन कैरेक्टर गाइस, उनको इंटरव्यू देना अच्छा लगता था क्या, आपको ये बताना है. आंसर देखते हैं. अम्बैटो इको लाइक्स बीन इंटरव्यूड. हाँ, अम्बैटो इको को अच्छा लगता था. ही रिमेन्स कूल एंड कंपोज्ड थ्रू आउट द इंटरव्यू. तो जो इंटरव्यू के इस चैप्टर में बात करी है, अम्बैटो इको पूरे टाइम उस इंटरव्यू में कंपोज थे, कूल थे, कि हाँ इजीली तुम्हें जो क्वेश्चंस पूछने हैं आप वो मुझसे पूछ सकते हो. ही आंसर्स मुकुंद क्वेश्चंस वेरी पेशेंटली. मुकुंद कौन है गाइस, यहाँ पे इंटरव्यूअर जो अम्बैटो इको का इंटरव्यू ले रहा है. जिसने को नहीं पता हो एक बार पहले जाके इस चैप्टर की समरी देख सकता है, वीडियो देख सकता है. लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं तो कार्ड्स में भी मिल जाएगा. He seems to be relaxed and tries to make मुकुंद quite comfortable. ये अच्छी आदत है किसकी, अम्बैटो इको की. वो यहाँ पे रिलैक्स लग रहे हैं और वो मुकुंद को भी कंफर्टेबल करने की ट्राई करते हैं.
There is no sign of any impatient or irritation visible on Eco's face during the interview. उनके फेस पे कोई भी impatient का साइन नहीं था, या उनको इरिटेशन हो रही हो, या कोई क्वेश्चन उनको पसंद नहीं आ रहा हो, ऐसा कुछ भी नहीं था. क्वेश्चन नंबर 4. हाउ डज इको फाइंड द टाइम टू राइट सो मच? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस. इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है कि इको को इतना टाइम कैसे मिलता था लिखने के लिए. ये 2008 में भी आया हुआ है क्वेश्चन. आंसर देखते हैं. अम्बैटो टेल्स द सीक्रेट ऑफ हिज वर्किंग स्टाइल. अम्बैटो अपनी जो वर्किंग स्टाइल है उसका सीक्रेट बताते हैं. पीपल हैव अ लॉट ऑफ एम्प्टी स्पेसेस इन देयर लाइव्स. यानी पीपल, लोगों के पास काफी एम्प्टी स्पेस है, जो फ्री टाइम वो लोग स्पेंड करते हैं उसकी बात हो रही है यहाँ पे. He calls them interstices, यानी interstices बोलते हैं इको उनको. Eco works in these empty spaces. Eco क्या करते हैं? इन empty spaces में, यानी इस free time में वो काम कर लेते हैं. This is the secret of his success or work. ये उनकी success का और उनके काम का secret है. He tells Mukund that while he was waiting for his elevator to come up, he has written an article. वो यहाँ पे बोलते हैं मुकुंद को, जैसे वो एलिवेटर का आने का वेट कर रहे थे ऊपर, इतनी देर में उन्होंने क्या करा, एक आर्टिकल लिख लिया. लाइक दिस ही एक्सप्लेन्स हिज कैपेसिटी ऑफ डूइंग सो मच वर्क. इस तरीके से वो बताता है मुझे इतना टाइम मिल जाता है कि मैं इतना सारा काम कर लेता हूं. क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं गाइस. Why did Umberto Eco starts writing novel at the age of 50 or more or less? यानी अम्बर्टो इको ने एट द एज ऑफ 50 नॉवेल्स लिखना क्यों स्टार्ट किया था, देखते हैं. अम्बर्टो इको वाज बेसिकली एन अकेडमिशियन. अम्बर्टो इको क्या है गाइस यहाँ पे, यानी एक वो टीचर है फर्स्ट ऑफ ऑल. ही वाज परसुइंग स्कॉलरली परसूट्स थ्रू एकेडमिक राइटिंग. वो क्या कर रहे हैं, स्कॉलरली परसूट्स, यानी ऐसे नॉवेल्स, ऐसी चीजें लिख रहे हैं, थीसिस लिख रहे हैं, इन बारे में पढ़ाई कर रहे हैं. He wrote about 40 non-fictional writings. उन्होंने non-fictional writings इतनी 40 लिखी हैं. He himself says that he became a novelist by accident. वो खुद बोलते हैं कि मैं novelist यानी novel लिखने वाला एक accident से बन गया हूँ. He was a professor who wrote novels only on Sundays. यानी उनको जब free time मिलता था और वो Sundays को ही क्या करते थे, novels लिख लेते. Perhaps that was the reason he started writing novels so late. क्योंकि उनका कोई इरादा नहीं था, कोई थिंकिंग थॉट नहीं था गाइस क्या बनने का, नॉवलिस्ट बनने का या नॉवल लिखने का, इसलिए उन्होंने इतना लेट स्टार्ट किया नॉवेल्स लिखना. क्वेश्चन नंबर 6. State the reason for the huge success of the novel The Name of the Rose. 2008 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस. मतलब जो नॉवल है नेम ऑफ द रोज, उसकी सक्सेस का, ह्यूज सक्सेस का रीजन बताना है. आंसर देखते हैं गाइस. Umberto Eco is not very sure about the reason of the success of the novel The Name of the Rose. यानी जो रीजन है उसका कंफर्मेशन उसके लिए श्योर नहीं है Umberto Eco. The Name of the Rose dealt with the period of medieval history. Medieval history means guys middle age की history के बारे में बताया गया है. He somehow thinks that timing is the reason. वो एक तरीके से सोचते हैं कि शायद टाइमिंग, किस टाइम पे रिलीज हुई है, वो एक रीजन है इसके हिट होने का. Had he written The Name of the Rose 10 years earlier or 10 years later, he wouldn't have got that much success. जब अगर ये उन्होंने 10 साल बाद या 10 साल पहले लिखी होती तो शायद उनको इतना सक्सेस नहीं मिलता. यहाँ पे गाइस हमारे क्वेश्चन आंसर्स जो हैं वो इस चैप्टर के खत्म होते हैं. फॉर मोर वीडियोस मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड देखते रहिए 15 मिनट्स फॉर इंग्लिश. थैंक यू.